तो सबसे पहला जो यूनिट है हमारा, पहले 1 और 2 यूनिट जो है उसके अंदर फर्स्ट यूनिट जो है हमारा मटेरियल कॉस्टिंग है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करना क्या होता है, हम कभी भी कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे होते हैं, तब हमको जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस देनी है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे उसको बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को असरटेन करना या कॉस्ट को निकालना, किस तरह से इसमें कॉस्ट लग रही है, उसकी पूरी जो प्रोसीजर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में की जाती है। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते आ रहे हैं अभी तक, जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाता है। बट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से कितना फायदा हुआ, उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, क्या सेलिंग प्राइस लग रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर मुझे डिटेल में निकालनी है तो मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगी, अलग अलग क्राइटेरिया के वाइज हम लोग कॉस्ट को अलोकेट करते हैं और उसके बेस पे हम प्रॉफिट या लॉस पर यूनिट या पर सर्विस प्रोवाइड जो की है उसके बेस पे हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस होगा, ज़्यादातर प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो कॉस्ट लगता है वो होता है, सबसे पहला एक होता है मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है, मटेरियल के बाद आता है लेबर का कॉस्ट, कि भाई आपको जो सामान बनवाना है उसका कॉस्ट लगता है। और उसके अलावा जो भी खर्चे हैं उसको ओवरहेड्स कहते हैं। यहाँ पे कॉस्टिंग में टोटल 3 ही खर्चे होंगे, एक होगा मटेरियल, एक होगा लेबर का खर्चा, एक होगा मटेरियल और लेबर के सिवाय जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे खर्चे को कहा जाएगा ओवरहेड्स के। ओवर एंड अबोव मटेरियल लेबर आर कॉल्ड ओवरहेड्स। तो यहाँ पे हम लोग को तीनों, इसका पूरा यूनिट 1 दिया हुआ है, इन दोनों को मिला के यूनिट 2 दिया हुआ है, फिर इन तीनों को मिला के पूरी की पूरी कॉस्ट शीट किस तरह से बनती है उस पर हमको यूनिट 3 दिया हुआ है। और यूनिट 4 के अंदर कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है जो हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। अब मटेरियल कॉस्टिंग में क्या होता है उसके बेस पे पूरा पढ़ेंगे। लेबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे और फिर कॉस्ट शीट के और बाकी के टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यू पे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल, अब मटेरियल में हमको करना क्या होता है, मटेरियल में एक तो आपको परचेस करना पड़ेगा और फिर उस मटेरियल को यूज़ करने के लिए आपको पूरी प्रोसीजर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है मटेरियल प्रोक्योर करने की या मटेरियल खरीदने की, वो प्रोसीजर क्या है, परचेस प्रोसीजर क्या होती है, इसके बेस पे एक आध एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी कंपनी के अंदर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको जब भी कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको चाहिए कुछ सामान टू प्रोड्यूस सम गुड्स, कुछ सामान बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए या कुछ भी ऐसे मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो अपने परचेस डिपार्टमेंट को क्या करेगा, रिक्विजिशन देगा, परचेज रिक्विजिशन, कि भाई आप एक काम करो, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए। अगर रूटीन मटेरियल के लिए अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो नॉर्मल परचेज रिक्विजिशन देगा, और अगर स्पेशल मटेरियल चाहिए तो वो बिल ऑफ मटेरियल, BOM जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, स्पेशल मटेरियल के लिए बिल ऑफ मटेरियल, या फिर अगर नॉर्मल मटेरियल है उसके लिए परचेज रिक्विजिशन देगा। और परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास अगर स्टोर्स, जो हमारा जहाँ पे स्टोरेज होता है वहाँ पे अगर अवेलेबल है सामान तो डायरेक्टली प्रोवाइड कर देगा। और अगर वो सामान अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मतलब परचेज डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल नहीं है स्टोर्स में, तो क्या करेंगे, वो टेंडर या फिर कोटेशन मंगवाएंगे अलग अलग पार्टीज के पास से कि भाई आप कितने में सामान दोगे, आप कितने में सामान दोगे। और जहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी वाला सामान मिल रहा होगा उसको क्या दे देंगे, वो परचेस ऑर्डर दे देंगे। तो यहाँ पे देखो हम 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, अभी तक पढ़ चुके हैं परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन एमसीक्यू में पूछेंगे कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी सामान चाहिए, जब भी गुड्स चाहिए टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, तो वो क्या करेंगे, वो परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन, परचेज की रिक्वेस्ट देंगे, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं परचेज रिक्विजिशन। तो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहीं से एक पूछ सकते हैं कि अगर स्पेशल टाइप का मटेरियल चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या देगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज रिक्विजिशन की जगह पे बिल ऑफ मटेरियल, BOM जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जिसके अंदर पूरी डिटेल में लिखा रहेगा कि स्पेशलाइज टाइप का मटेरियल मुझे चाहिए। तो एक तो डॉक्यूमेंट ये वाला हो गया क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन क्या होगा, जब भी परचेज डिपार्टमेंट कहीं से भी सामान खरीदना चाहता है तो उसको परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई मैं तुमसे, या जो भी सप्लायर होगा उसको ऑर्डर देगा कि इतनी क्वांटिटी एट दिस प्राइस आप हमको सप्लाई कर दो। अब जैसे ही सामान सप्लाई का ऑर्डर चला गया, फिर क्या होगा, जो भी
सप्लायर होगा वो सामान भेजेगा आपके पास। अब सामान जब भेजेगा तो आपका एक डिपार्टमेंट होता है रिसीविंग डिपार्टमेंट, जो गेट के आसपास रहता है। वो क्या करता है, सामान रिसीव करता है, बिल के हिसाब से देख लेता है और एक नोट बनाता है जिसको बोलते हैं गुड्स रिसीव नोट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं GRN, गुड्स रिसीव नोट, कि भाई कंपनी के अंदर इतना सामान आ गया। तो ये गुड्स रिसीव नोट जैसे ही बनेगी वो जाएगी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पास। अगर कोई क्वालिटी चेक करनी है तो इंस्पेक्शन में चेक की जाएगी, और अगर नहीं करनी तो डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, वो स्टोर्स में भेज दिया जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत होगी वो यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे हमको एक डॉक्यूमेंट ये, दूसरा डॉक्यूमेंट ये और तीसरा डॉक्यूमेंट ये 3 डॉक्यूमेंट के बेस पे एक ना एक MCQ तो हमेशा पूछते ही है, बराबर। तो तीनों में से कोई भी एक हमको याद रखना है। अब सामान आ गया, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो देना है, देखो वही ऊपर वाली चीज़ ही है यहाँ पे कि स्पेशल मटेरियल है तो बिल ऑफ मटेरियल, अगर रूटीन मटेरियल है तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये दे दी जाएगी। स्टोर्स क्या करेगा, इनको सप्लाई कर दे देगा, और अगर एक्स्ट्रा कुछ बच गया है तो वो रिटर्न भी कर दिया जाएगा, बराबर। सिंपल चीज़ है। तो ये हो गया हमारा परचेज एंड इशू प्रोसीजर। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, इसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, खाली ऊपर से तुमको बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो स्टॉक होता है, कहीं पे भी किसी भी कंपनी में स्टॉक पड़ा होता है, जैसे आप किसी मॉल में गए तो मॉल में हमेशा क्या होता है, शाम को जब भी मॉल बंद होता है उससे आधे घंटे पहले वो लोग क्या करते हैं, पूरा काउंट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, कितना बैलेंस है, ये सबका हिसाब रखना जरूरी। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि ओरिजिनल जो ओनर है वो तो कहीं बैठा होगा, बट उसको अगर कंट्रोल रखना है कि मटेरियल कहीं गायब ना हो, चोरी ना हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंटेशन या फिर उसको लिख के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तरह की चीजें यूज होती है, एक होता है बिन कार्ड, दूसरा होता है स्टोर्स लेजर। अब बिन कार्ड क्या होता है, कोई भी स्टॉक की क्वांटिटी पड़ी है तो उस पर एक चिट्ठी लगा दी जाती है कि भाई यहाँ पे 100 किलो ये सामान पड़ा है, उसको बोलते हैं बिन कार्ड। अगर उसमें से कुछ लेके गए तो -100, -10, 20 जो भी जा रहा है उसका रिकॉर्ड दिया जाता है। तो हमको MCQ में क्या पूछेंगे कि बिन कार्ड इज अ कार्ड, या यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे, बोलेंगे ये कार्ड कौन सा है या ऐसा डॉक्यूमेंट कौन सा है जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक बताता है। तो हमको आंसर देना है बिन कार्ड शोज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। दूसरा एक होता है डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं स्टोर्स लेजर। तो कहीं पे भी आप सामान, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट होगा वहां पे क्या होगा, एक रजिस्टर होगा जिसके अंदर कितना सामान आया, कितना सामान गया और कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये 3 की इंफॉर्मेशन होगी अलोंग विथ मनी वैल्यूज। तो यहाँ पे हमेशा हमको याद क्या रखना है, स्टोर्स लेजर जो है वो कंटेन्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड मनी वैल्यूज ऑफ स्टोर्स आइटम्स। तो पूरा एक रजिस्टर बना हुआ होगा जिसके अंदर पूरे कॉलम बने हुए होंगे कि ये 10 किलो सामान आया या 100 किलो सामान आया, इसमें से इतना इतना गया और इसकी कॉस्ट क्या है। तो यहाँ पे जो भी GRN या जो भी हम लोग मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाएंगे उसके बेस पे स्टोर्स लेजर में एंट्री की जाएगी। तो यहाँ से भी एक MCQ बन सकता है कि स्टोर्स लेजर क्या बनाता है, बताता है स्टोर्स लेजर शोज कंटेन्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड मनी वैल्यूज ऑफ स्टोर्स आइटम। एंड सेम वे बिन कार्ड सिर्फ क्या बताता है, ओनली फिजिकल मूवमेंट ऑफ द स्टॉक। इतना हमको याद रखना है। अब यहाँ पे और चीजें कुछ हैं जो हमको क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती है। जैसे अब यहाँ पे सामान तो आ गया, अब रोज कुछ सामान आएगा, अलग अलग क्वांटिटी में आएगा, अलग अलग प्राइस का आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक किसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई शुगर का मैन्युफैक्चरर है या कोई शुगर का ट्रेडर है। अब वो शुगर का जो ट्रेडर है उसके पास अलग अलग रोज रोज सब सामान आएगा शुगर का और वो बेच रहा है। तो रोज अलग अलग भाव में आ रहा है, रोज अलग अलग क्वांटिटी में आ रहा है। तो उसको जो सामान आया उसकी तो बात ठीक है, बट जो उसको इशू करना है वो इशू कैसे करेगा कि भाई कितने में सामान मेरी जाना चाहिए कॉस्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग मेथड्स होती है। एक होती है एक्चुअल केस कॉस्ट मेथड, दूसरी होती है एवरेज मेथड, और ये बाकी की जो मेथड्स है वो थोड़ी अलग मेथड्स है, इसमें हमको डिटेल में नहीं जाना है। एक्चुअल कॉस्ट मेथड और एक्चुअल एवरेज कॉस्ट मेथड की बात करें तो 2 मेथड हमको याद रखनी है, एक फीफो और एक वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज, ये 3 याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल फर्स्ट में आया है, जो मटेरियल पहले आया है वो पहले इशू किया जाएगा, उसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पिछले साल भी हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं और अभी भी हम इसको उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है सिंपल एवरेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी सामान आया उसकी प्राइस का एवरेज करते जाएंगे। और तीसरा होता है वेटेड एवरेज, जिसको हम लोग क्वांटिटी और प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो इतना सा हमको याद रखना है कि फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज में हम लोग एवरेज करते हैं, बस इतना सा याद रखो। तो मटेरियल कॉस्ट में ये चीजें हो गई हमारी।
उसके बाद ये कुछ सवाल होते हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं डिस्कस, ठीक है। क्वेश्चंस इतने डिटेल में तुमको नहीं पूछेंगे, सिर्फ तुमको थियरी पार्ट में से ही इसमें से पूछा जा सकता है, तो मैंने वो चीज़ आपको करवा दी। अब इसके आगे एक मटेरियल में एक और टॉपिक है जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हमको करने होंगे, वो थोड़े से, हाँ। अब यहाँ पे ये मटेरियल की बात तो हो गई, कैसे आता है कैसे जाता है। अब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको कॉस्टिंग का मतलब है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्टिंग में कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब कैसे मिनिमम मेरी कॉस्ट हो, मेरे को ये देखना है। तो मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में दो चीज़ें आती है, एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमको एमसीक्यू के हिसाब से याद क्या रखना है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मतलब क्या। परपेचुअल मतलब जो कंटिन्यूअस, हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल रखते हैं, जिसमें हम लोग कभी कभी फिजिकल चेक भी करते हैं। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सबसे पुरानी मेथड है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली कौन कौन सा सामान आ रहा है, कब कहाँ जा रहा है और बैलेंस क्या बचा हुआ है, इसका हिसाब रखते हैं। स्टोर कीपर जो होता है उसका हिसाब रखता है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। और इसके अंदर कभी कभी हम लोग फिजिकल चेक भी करते हैं, एनुअल स्टॉक टेकिंग भी करते हैं, ताकि हम लोग हमारे जो स्टोर्स लेजर के अंदर है या जो हमारे डॉक्यूमेंट में है, वही अगर चीज़ अगर दिख रही है तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको आराम से रिकनसाइल कर लेंगे। तो हमको इतनी चीज़ याद रखनी है। उसके बाद दूसरी मेथड आती है एबीसी एनालिसिस, जिसको शॉर्ट में एबीसी कहते हैं, बट उसको बोलते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। तो ये एकदम इंटरेस्टिंग मेथड है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम जो टोटल स्टॉक है उस बहुत सारी अलग अलग क्वालिटी होगी, बहुत सारे अलग अलग प्राइस के स्टॉक होंगे। यहाँ पे जहाँ जैसे कोई मोबाइल फ़ोन की दुकान है तो वहाँ पे उसके पास नॉर्मल फ़ोन्स होंगे, फिर उसके पास OnePlus टाइप के फ़ोन्स होंगे और उसके पास आईफोन टाइप के भी फ़ोन होंगे। तो 3 कैटेगरी के उसके पास फ़ोन है। तो उसको आईफोन कैटेगरी के चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना है, आईफोन कैटेगरी के फ़ोन पे ध्यान ज़्यादा देना है, 70-80,000 के मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देना है, बट उसकी क्वांटिटी कम होगी। बट सस्ती चीज़ें जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल कवर हो गया, हैंड्स फ्री हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सस्ती चीज़ें हैं, बट क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। और बीच वाली जो चीज़ें हैं, जो 15 से 20,000 के जो फ़ोन है, उसकी क्वांटिटी नॉर्मल होगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी स्टॉक होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ए ग्रुप, दूसरा होता है बी ग्रुप, तीसरा होता है सी ग्रुप। जहाँ पे हमारा जो ए ग्रुप है, जहाँ पे हम लोग हाई वैल्यू आइटम्स को रखते हैं। हाई वैल्यू आइटम्स मतलब महंगे आइटम्स, बट जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। दूसरा हम लोग बनाते हैं बी ग्रुप, जिसकी क्वांटिटी भी नॉर्मल और उसकी वैल्यू भी नॉर्मल। और सी कैटेगरी बनाते हैं लो वैल्यू आइटम्स, मतलब जिसकी वैल्यू 100 रुपये 50 रुपये ऐसी है, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें ऐसी कैटेगरी बनाने की वजह से क्या होगा, हम लोग इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, इस पर थोड़ा कम देंगे और इस पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे, मतलब कम ध्यान देंगे तो चलेगा। तो एबीसी एनालिसिस किसके बेस पे होता है, तो हम इसको यहाँ पे जो हाईलाइट कर रखा है वो आपके काम का है। ABC analysis, items of material are controlled according to their values और financial importance। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ABC एनालिसिस, जिसका समरी मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने ग्रुप में पूरा का पूरा ये शेयर किया है, तो यहाँ पे आप इसको देख लेना, ये पूरा इसका डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो ये देखोगे नहीं देखोगे चलेगा। और ये कंट्रोल्स जो हैं यहाँ पे ए कैटेगरी पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा, बी में नॉर्मल, सी में नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे आपको जो परचेजिंग है वो सेंट्रलाइज रखनी होगी, क्योंकि भाई महंगी आइटम से तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको जो फॉलोअप वगैरह है या चेकिंग करना है या स्टॉक टेकिंग करना है, जो वो यहाँ पे रेगुलरली करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये ऑलवेज बेटर कंट्रोल एबीसी एनालिसिस हो गया। इसके बाद हमारा आता है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल वेट एनालिसिस। तो ये भी काफ़ी पूछते हैं, ये कहाँ पे काम आता है, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एसेंशियल मतलब जरूरी है, डिजायरेबल मतलब चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल हमेशा मैं देता हूँ, मेरी क्लास में भी देता हूँ। एक स्कूटर है जिसके अंदर 3 चीज़ें होती है, एक होता है गियर वायर, दूसरा होता है ब्रेक वायर, तीसरा होता है हेडलाइट। अब गियर वायर जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती गियर वायर के बिना। ब्रेक वायर ऐसा है कि चलो गाड़ी चल जाएगी एक बार, बट जरूरी है। और हेडलाइट
भाई रात में जाओगे नहीं तो हेडलाइट की जरूरत ही क्या है। तो ये हो गई, गियर वायर हो गया मेरा वाइटल, और मेरा ब्रेक वायर हो गया एसेंशियल, और डिजायरेबल क्या हो गया मेरा हेडलाइट। अगर गियर वायर नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। एसेंशियल ब्रेक वायर एसेंशियल है, एक बार चल जाएगा बट कहीं ठुक जाओगे तो क्या करोगे, तो एसेंशियल जरूरी है। और डिजायरेबल मतलब होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे स्पेयर पार्ट जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे स्पेयर पार्ट का जो शोरूम होता है या स्पेयर पार्ट का स्टोर्स होता है, वहाँ पे वेट एनालिसिस के बेस पे हम लोग मटेरियल को मेंटेन करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका ज़्यादा ध्यान रखो, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू को मत देखो, उसकी डिमांड एंड अर्जेंसी के बेस पे उसको कैटेगराइज करो और उसको मेंटेन करो। तो ये हो गया हमारा वेट एनालिसिस। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं, फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको रेट ऑफ कंजम्पशन और लीड टाइम के बेसिस पे फॉर्मूला लर्न करने होंगे। तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हमेशा दिए हुए हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल। तो ये आपको तो लर्न ही करने पड़ेंगे, यहाँ से एक आध MCQ पूछ सकते हैं, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब आप जब भी ऑर्डर करते हो तो यहाँ पे आपको 3 तरह की कॉस्ट लगती है। एक लगती है आपको परचेस की प्राइस, दूसरी लगती है आपको ऑर्डर देने के लिए प्राइस। ऑर्डर देने के लिए बहुत सारे कोटेशन मंगवाने होंगे आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें मंगवानी पड़ती है। और तीसरी लगती है कैरिंग कॉस्ट, कि मटेरियल मंगवा लिया उसके बाद आपको उसको मेंटेन करना है। तो 1, 2 और 3 ऐसी क्वांटिटी निकालो, ऑर्डर की ऐसी क्वांटिटी निकालो कि 1000 मंगाऊँ, 2000 मंगाऊँ, ऐसी क्वांटिटी निकालो जहाँ पे मेरा इकोनॉमिक हो, मतलब सबसे लोएस्ट, इन तीनों का जो मिला के कॉस्ट होता है वो लोएस्ट होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर में दूं जिसको बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इट इज द क्वांटिटी विच गिव्स लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट मुझे लगे वैसी क्वांटिटी के ऑर्डर को मैं क्या कहूँगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो मेरे पास 3 तरह की कॉस्ट लगती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और एक परचेस कॉस्ट। तो इसका फॉर्मूला एक बनाया हुआ है सिंपल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन यूनिट्स इज इक्वल टू 2AO/C पूरा रूट। ये फॉर्मूला लर्न करना होगा। इसमें ए मतलब क्या, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, आप जो मटेरियल यूज करना चाहते हो वो पूरे साल का कितना यूज होता है। दूसरा ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट मटेरियल पर ऑर्डर, हर ऑर्डर देने पे कितना खर्चा लगता है वो आपको सवाल में दिया रहेगा। और तीसरा होता है सी, कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट पर एनम, ये आपको दिया रहेगा। इन तीनों को डालोगे तो आपको मिल जाएगा EOQ इन यूनिट्स। और अगर आपको EOQ इन अमाउंट चाहिए तो वो भी फॉर्मूला ये है। तो ये सिंपल फॉर्मूला लर्न कर लो और आप इसको निकाल पाओगे। तो ये MCQ बनता है, यहाँ से एक MCQ बन सकता है। तो ये हो गया हमारा मटेरियल का पार्ट, जिसके अंदर कुछ सवाल दिए हुए हैं वो भी आप देख लेना। कुछ MCQs ये दिए हुए हैं, ये कुछ यहाँ पे कुछ MCQ इतने ज़्यादा काम के नहीं है, इसको आप कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। इसके आगे हमारा निकलता है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में सिंपल आपको बहुत सारे अलग अलग लेबर के पेमेंट किस तरीके से की जाते हैं वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा थियरी पार्ट बता देता हूँ। लेबर कॉस्ट में इंक्लूड क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है मॉनेटरी पेमेंट्स। मॉनेटरी पेमेंट्स मतलब जो आपको बेसिक सैलरी देते हो, DA वगैरह, मेडिकल अलाउंस, बोनस वगैरह देते हो वो। दूसरा आता है डेफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो PF, ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह मिलता है, मतलब जो अभी नहीं मिलने वाला वो बाद में मिलने वाला है। और तीसरा होता है फ्रिंज बेनिफिट, मतलब एक्स्ट्रा, जो सैलरी के अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है उनको हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, बराबर। तो ये 3 तरह की चीज़ें उनको मिलती है। अब यहाँ पे कोई भी लेबर की अकाउंटिंग करी जाती है या लेबर का कॉस्ट किस तरीके से निकाला जाता है, 2 तरह की चीज़ें यूज होती है। एक होती है टाइम कीपिंग, एक होता है टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग मतलब क्या होता है, टाइम कीपिंग का मतलब सिंपल कि जो बंदा है वो गेट में कितने बजे एंटर हुआ और वो गेट से कितनी बजे निकल गया। सिंपल कि भाई यहाँ पे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का ये एंट्री गेट है, ये एग्जिट गेट है। जो भी बंदा एम्प्लॉय है, जो भी नौकर है आपका या जो भी आपका वर्कर है, वो कितनी बजे एंट्री ले रहा है वो टाइम और कितने बजे एग्जिट ले रहा है, अंदर क्या काम कर रहा है उसका लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे एंट्री का लेवल, अराइवल और डिपार्चर का जो टाइम है उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। अगर वो हिसाब रखा जा रहा है तो टाइम बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ वर्कर्स अराइवल एंड डिपार्चर फ्रॉम फैक्ट्री। सिंपल ये हो गया आपका टाइम कीपिंग। इसके बेस पे क्या होता है, इसके बेस पे सैलरी दी जाती है उसको, सिंपल।
उसको ओवर टाइम कुछ देना है, सैलरी देना है, उसकी हाजिरी लगानी है, ये सारी की सारी चीज़ें टाइम कीपिंग के बेस पे होती है। और दूसरी चीज़ आती है टाइम बुकिंग। और टाइम बुकिंग में क्या होता है, टाइम बुकिंग में जैसे वो एंटर हो गया, एंटर होने के बाद उसने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया, जैसे उसने यहाँ पे 8 बजे आया या फिर 10 बजे आया और 6 बजे चला गया वो, तो 10 से 6 मतलब उसने 8 घंटे का उसका टाइम बुक हुआ। बट ये 10 बजे एंट्री ली और 6 बजे जब निकला, उसके बीच में उसने ऑलरेडी ओनली 5 आवर्स काम किया है। तो टाइम बुकिंग में क्या हिसाब रखते हैं कि अंदर आने के बाद उसने 5 घंटे काम किया, मतलब 8 घंटे का उसको पगार दिया जा रहा है, 5 घंटे उसने काम किया। तो ये जो अंदर का हिसाब रखा जाता है इसको कहते हैं टाइम बुकिंग। 8, 5 और जो 3 घंटे का एक्स्ट्रा सैलरी दिया है उसको बोलते हैं आइडल टाइम, क्योंकि वो 8 घंटे का सैलरी दिया जा रहा है और 5 घंटे ही काम कर रहा है। तो ये मेरा हो गया टाइम कीपिंग का टाइम, ये मेरा टाइम बुकिंग का टाइम, ये मेरा हो गया आइडल टाइम। अब ये टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग के तरीके क्या क्या है। देखो टाइम कीपिंग के तरीके सिंपल है, मैनुअल मेथड्स या मैकेनिकल मेथड्स। देखो कोई भी बंदा आएगा तो हाजिरी लगाते हैं। मैनुअल मेथड में आप क्या कर सकते हो, चौपड़े रख सकते हो, उसके अंदर हाजिरी लिखो। मैकेनिकल मेथड में क्या, थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक वगैरह होता है, कार्ड से स्वाइप किया जाता है। ये सारी चीज़ें टाइम कीपिंग की होगी। टाइम बुकिंग का मेरे को बता दिया कि टाइम बुकिंग में आपको रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ ईच वर्कर स्पेंट ऑन वेरियस जॉब, हर जॉब पे कितना कितना टाइम, एक्चुअल में कितना काम किया जा रहा है वो आपको मालूम पड़ेगा। तो इसमें भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है टाइम कार्ड, एक होता है जॉब कार्ड। अब यहाँ पे समझ देना थोड़ा सा, यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं। एक होता है टाइम कार्ड, जॉब कार्ड। टाइम कार्ड में क्या होता है, हर एक बंदे को एक चिट्ठी, एक कार्ड दिया जाता है। जैसे वो एंट्री लेगा, जहाँ जहाँ वो काम करेगा वहाँ वहाँ उसको उस टाइम कार्ड में लिखवा लेना है कि भाई मैंने यहाँ पे सुपरवाइजर से लिखवा लो कि 2 घंटे तूने इस फैक्ट्री पे काम किया, 2 घंटे यहाँ पे काम किया, तो उसका टोटल मार लिया जाएगा बंदे का और मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने घंटे उसने काम किया। दूसरा होता है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के पास एक रजिस्टर होगा और उसमें लिखा जाएगा कि आज भाई इस बंदे ने इतना काम किया, इस बंदे ने इतने घंटे काम किया, ये पूरा का पूरा हिसाब वहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये होता है लेबर के पास, या जो भी पर्सन होगा पर्सन वाइज बनता है, और ये बनता है जॉब वाइज। जॉब मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी टाइम बुकिंग, टाइम कीपिंग। यहाँ से हमेशा एक एमसीक्यू तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद अब सैलरी जो दी जाती है, कोई भी बंदे को, कोई भी पर्सन को जो सैलरी या आपका पेमेंट किया जाता है, रेम्यूनरेशन बोलते हैं जिसको, वो किस तरीके से होता है। तो एक होता है नॉर्मल टाइम रेट के बेस पे कि भाई आपको काम से लेना देना नहीं है, 8 घंटे किया इतना पैसा मिल जाएगा। दूसरा होता है पीस रेट, कि आपने 10 पेटी बनाई या 10 बॉक्स बनाए या 10 चीज़ें बनाई या 10 प्रिंटिंग किया, 10 पेपर टाइप किए, तो यहाँ पे आपके काम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड करता है। एक तो हो गया रेम्यूनरेशन। उसके अलावा हमेशा पर्सन को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। तो बोनस में भी टाइम रेट के हिसाब से अलग बोनस होता है, हाल रोवान, और पीस रेट में भी अलग होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये भी आपको फॉर्मूला के बेस पे है, सिंपल। बट मैं आपको थियरी पार्ट में बता देता हूँ कि टाइम रेट में क्या होता है। टाइम रेट में ऐसा होगा कि भाई 1 घंटे का 10 रुपया, तो अगर आप 8 घंटे नौकरी कर रहे हो सिंपल, तो 10 × 8 80 रुपये आपकी सैलरी होगी। कहीं कहीं पे पीस रेट चलता है कि भाई आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई सारी फैक्ट्रीज में क्या होता है, बोतल पैक करने का काम हो गया कि बोतल बनती जाएगी, आपको बॉक्स में पैक करनी है। तो 1 बॉक्स पैक करोगे तो 2 रुपये मिलेगा। अगर दिन की आपने 100 बॉक्स पैक कर दिया तो 100 × 2 200 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। सिंपल इस तरीके से आपका पीस रेट और टाइम रेट का रेम्यूनरेशन मिलता है। बोनस, काफ़ी सारे बोनस प्लान है, ठीक है। ये हमने अभी नहीं देख रहे क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टाइम जाएगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, वो आपको लर्न करने होंगे। देखो टाइम रेट पीस रेट का जो मैं एग्जांपल बता रहा था, यहाँ पे सिंपल टोटल अर्निंग अगर टाइम रेट के हिसाब से गिनी है तो नंबर ऑफ डेज, या तो घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है या दिन के हिसाब से मिलता है, सिंपल। तो कितने दिन काम किया वो, और एक दिन का 300 रुपये 400 रुपया जो भी गिन लो। आवर्स के हिसाब से करो तो 1 घंटे का 20 रुपया या 30 रुपया जो भी गिन लो। और अगर पीस रेट में जा रहे हो तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट, सिंपल। इस तरीके से आपको किसी भी पर्सन की सैलरी आप गिन पाओगे। यहाँ पे हाल से रोवान बहुत सारे प्लान्स हैं, ये वाले प्लान आपको देख लेने हैं। अगर आप देख लोगे, खाली मेन हाल से और रोवान पे ही ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बट एक बार इसको नज़र मार लेना। इसके आगे
हमारे पास लेबर में लेबर टर्नओवर रेशियोज होते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज ही लर्न करने, तो वो आप देख लोगे तो चलेगा। हम लोग जब MCQ करेंगे तब हमको आइडिया आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मैंने आइडल टाइम का बताया था, आइडल टाइम मतलब क्या होता है? आइडल टाइम मतलब सिंपल, आइडल टाइम इज दैट टाइम फॉर विच वर्कर हैज बीन पेड विदाउट गिविंग एनी प्रोडक्शन। कुछ भी काम किए बिना उसको पैसा मिला, तो सिंपल ये आइडल टाइम कैसे निकलता है? आपका टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो आपका हमेशा क्या होगा? आइडल टाइम। अब आइडल टाइम दो तरीके के होते हैं। आइडल मतलब टाइम वेस्ट हुआ या टाइम खराब हुआ, पैसा देना पड़ा बट काम नहीं हुआ, तो दो तरह के होते हैं, नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो होने ही वाला है हमेशा। जैसे नॉर्मल आइडल टाइम कैसा हो गया कि जैसे पानी वानी पीने का, खाना वाना खाने का, ठीक है, वॉशरूम जाएगा ही बंदा, ठीक है। जैसे सुबह वो 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे गेट में एंट्री लेगा, बट वो 10 या 10-15 तक काम पे पहुंचेगा, ठीक है। वापस जब निकलने का टाइम होगा 6 बजे का, वो 5:30 बजे काम बंद कर देगा। तो ये थोड़ा बहुत टाइम तो ऐसा होता है ना जो हमेशा ही जाने वाला है आपका, तो वो हो गया नॉर्मल आइडल टाइम, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जैसे फैक्ट्री गेट से काम तक जाने का टाइम, काम चालू धीरे धीरे चालू करेगा, इंटरवल कुछ लिया, ठीक है, मशीन, पर्सनल नीड्स, वॉशरूम, पानी वानी कुछ का, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल आइडल टाइम है। दूसरा था एबनॉर्मल, मतलब जो होना नहीं चाहिए वो हो गया गलती की वजह से। जैसे पावर चला गया, लाइट नहीं है, मशीन खराब हो गई, रॉ मटेरियल नहीं है, कुछ लॉकआउट हो गए, लॉकडाउन होता है जैसे कोरोना में, फ्लड आ गया, फायर, अर्थक्वेक कुछ हो गया, तो इन केसेस के अंदर आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम होता है जो आप अवॉइड कर सकते थे, बट ये आपका अवॉइडेबल नहीं है। अगर आइडल टाइम को कंट्रोल करना है तो सिंपल क्या करो कि उनको फिक्स टाइम दो, उनको बोल दो भाई गेट पे अगर आप 10 बजे आ रहे हो तो फिर आपको काम लेट करोगे तो आपको लेट जाना पड़ेगा। ऐसे सारे आप तरीके अपना सकते हो जिसके बेस पे आप क्या करो कि आपका आइडल टाइम काम करो। एबनॉर्मल आइडल टाइम, अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो भी एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो किसकी वजह से लगा है? वो गलती की वजह से लगा है, और उसको हमेशा कॉस्टिंग P&L में चार्ज किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ एंटायर एबनॉर्मल आइडल टाइम इज चार्ज टू कॉस्टिंग P&L। तो ये हमेशा याद रखना है, MCQ में पूछे तो ये टिक कर देना है, बस इतना सा याद रखो। ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम मतलब ओवर टाइम रिफर्स टू टाइम स्पेंट बाय अ वर्कर ओवर एंड अबोव नॉर्मल वर्किंग आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा अगर काम करना पड़ रहा है उसको, तो कहा जाएगा कि वो ओवर टाइम है। जैसे 10 से 6 का टाइम है बट आपको 7-8 बजे तक काम करना पड़ रहा है, या फिर हफ्ते में 5 ही दिन का आपको जाना है बट आपको शनिवार रविवार को भी जाना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं ओवर टाइम। इंडिया के अंदर ऐसा है कि कोई भी बंदा एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा या फिर पूरे वीक में 48 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम कहा जाता है। सिंपल, ये तो इंडिया की बात है। बट नॉर्मली आप क्या है, आपको जो भी नॉर्मल टाइम होता है 8 घंटे रोज का, 6 दिन का, 8 48 48 आवर्स, अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हो हफ्ते में तो आपका ओवर टाइम गिना जाएगा। अब ओवर टाइम में क्या होता है, जनरली जो भी नॉर्मल रेट होता है ना उससे डबल का पेमेंट किया जाता है। जैसे 1 घंटे का 100 रुपये है ना नॉर्मल में, तो उसको ओवर टाइम में 200 रुपये देना पड़ेगा। जनरली ऐसा होता है। अब ओवर टाइम से होगा क्या? ओवर टाइम की वजह से क्या होगा, कंपनी को ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो कंपनी चाहेगी कि कंट्रोल करे। तो कंट्रोल कैसे कर सकती है कि भाई पहले से अर्जेंट सिचुएशन में ही ओवर टाइम कराओ, ओवर टाइम कराने वाले के बंदे का पूरा अथॉरिटी से करवाओ, ठीक है। जब ओवर टाइम हो रहा है तब ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर मॉनिटरिंग की, सो तो नहीं जा रहे रात को लोग, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सिंपल, ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका ओवर टाइम कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि डबल शिफ्ट कर दो आप, ठीक है, शिफ्ट में नॉर्मल पैसा देना पड़ेगा, ओवर टाइम में डबल पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चला दो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ओवर टाइम को कम कर सकते हो और आप इस तरह से पैसा बचा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा ओवर टाइम का टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर रीजन से ओवर टाइम के और अकाउंटिंग कैसे करना है तो ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। ये चीज़ें दे रखी है। इसके बाद लेबर टर्नओवर क्या है? लेबर टर्नओवर का मतलब आपको समझा देता हूँ एक बार सिंपल। लेबर टर्नओवर इज द रेट ऑफ चेंज इन द लेबर फोर्स ऑफ अ कंसर्न ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग आपके यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, परसेंटेज कि भाई 100 लोग टोटल है उसमें से हमेशा 5 लोग छोड़ के जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग रीज़न है, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। इसमें क्या होता है, अवॉइडेबल मतलब क्या कि भाई पैसा कम दोगे तो ऑटोमेटिक छोड़ के जाएगा, पैसा ज़्यादा दे देते तो रुक जाता है वो।
उसको जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्किंग आवर खराब है, ठीक है, प्रमोशन कुछ लोगों को दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है, सुपरवाइजर खराब है, ठीक है, अलग अलग लोगों से झगड़ा वगड़ा चलता है, तो ये है अवॉइडेबल। मतलब वो बंदा अगर कुछ चाहे या उसको अच्छी तरह सैलरी मिल जाए तो वो नहीं छोड़ के जाएगा। और कुछ रीजन होते हैं अनअवॉइडेबल, जैसे सीजनल नेचर का बिजनेस है तो बंद ही करना पड़ेगा, काम ही नहीं है तो बंद करना पड़ेगा। अब मुझे जॉब पसंद ही नहीं है तो मेरे को छोड़नी पड़ेगी ना, मुझे जॉब ही पसंद नहीं है तो मैं कैसे रोकूं। पर्सनल बेटरमेंट, मुझे अगर अच्छी जगह पे जॉब मिल रही तो मैं यहाँ से छोड़ के ही जाऊँगा। लड़कियों की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो चले ही जाएंगे, ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमार हो गया तो नहीं जा पाऊंगा, रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो गई। तो इस तरह से क्या हो सकता है, अनअवॉइडेबल कॉजेज की वजह से भी टर्नओवर होता है और अवॉइडेबल कॉजेज की वजह से भी टर्नओवर होता है। यहाँ पे लेबर टर्नओवर को कम करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूलाज एक बार देख लेना है। फॉर्मूला के बेस पे मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आपको पूछेंगे, बट एक बार खाली नजर मार लेना फॉर्मूलाज। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे हमारे पास यूनिट चैप्टर 2 ओवरहेड्स है, यूनिट 2 के अंदर ही चैप्टर 2 है ओवरहेड्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट और एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंस, उनको कहा जाएगा ओवरहेड्स। अब क्या होगा, कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग खर्चे लग रहे होंगे, उन खर्चों का टोटल करते हैं, उसको बोला जाता है ओवरहेड्स, बराबर। अब यहाँ पे 3 जगह ओवरहेड लगते हैं। जैसे फर्स्ट, एक होता है फैक्ट्री के अंदर, दूसरा होता है आपके ऑफिस के अंदर, और तीसरा आपका लगता है सेलिंग के लिए। 3 कैटेगरी होती है, एक होता है फैक्ट्री में, एक होता है ऑफिस में, एक होता है सेलिंग में। अगर फैक्ट्री में कोई खर्चा लग रहा है ओवरहेड तो वो फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाएगा, ऑफिस में लग रहा है तो उसको ऑफिस ओवरहेड बोलेंगे या एडमिन ओवरहेड बोलेंगे, और तीसरा अगर सेलिंग के लिए लग रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल करते टाइम या डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम, तो उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलेंगे। तो 3 तरह के आपके ओवरहेड हो गए। जो भी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे ओवरहेड में जाएंगे। तो आपको एक थोड़ा सा छोटा सा चार्ट बना के दे देता हूँ मैं। कभी भी कहीं पे भी 3 तरह के खर्चे होंगे, एक होगा मटेरियल का, एक होगा लेबर का और एक होगा एक्सपेंस, मतलब मटेरियल और लेबर के सिवाय। अगर डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट में आएगा वो, और अगर इनडायरेक्ट है तो वो आएगा ओवरहेड में। सेम वे लेबर में भी अगर डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट में आएगा, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड में आएगा। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट में, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड में। तो कॉस्ट शीट कैसे बनती है किसी भी प्रोडक्ट की, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों का टोटल करोगे तो बनेगा प्राइम कॉस्ट। और उसके अंदर आप ओवरहेड जोड़ोगे, जिसके अंदर एडमिन ओवरहेड, सबसे पहले फैक्ट्री के ओवरहेड लगते हैं, फिर लगते हैं एडमिन के, और फिर लगते हैं सेलिंग के। तो इन तीनों का जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये मिली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को मिला के क्या बोलता हूँ मैं, प्राइम कॉस्ट। तो एमसीक्यूज में पूछेंगे, जब हम लोग कॉस्ट शीट करेंगे ना तब तुमको ज़्यादा बता दूंगा मैं। अब क्या होता है, जो भी ओवरहेड्स है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। कोई भी ओवरहेड में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको टोटल करके बोला जाता है ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्या किए जाते हैं, ओवरहेड्स को हम लोग चार्ज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग बेसिस पे। हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो भी खर्चा होगा फैक्ट्री का उसको टोटल कर लेंगे, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और प्रोडक्ट पे फिर उसको अलोकेट करेंगे। तो ये अलग अलग बेसिस हैं जो हमको पूछे जाते हैं कि भाई ओवरहेड जो कॉस्ट है, जैसे कोई भी कैंटीन की कॉस्ट, टाइम कीपिंग, पर्सनल, मतलब लेबर के रिलेटेड जो भी खर्चा है ना उसको किसके बेस पे बांटोगे, तो एम्प्लॉयज़ के बेस पे बांटोगे। कुछ पीएफ वगैरह है, कुछ हॉलीडे पे है, कंपेंसेशन है तो डायरेक्ट वेजेस के बेस पे, ठीक है। तो ये सारे एक बार अपॉर्चनमेंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना, नज़र मार लेना।
अब यहाँ के इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे हम लोग डायरेक्टली हम लोग जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उस पर चलते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको थियरी भी बताते जाऊंगा। यूनिट 3 और 4 जो है ना वो इसी तरीके से कराने वाला हूँ मैं आपको, एमसीक्यूज भी कर लेंगे और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ लेंगे। तो आईसीआई की बुक में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मटेरियल कंट्रोल का मीनिंग बताया आप लोगों को। मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या, सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर प्रोक्योरमेंट जब खरीद रहे हो तब, स्टोरेज जब स्टोर कर रहे हो तब, और जब यूज कर रहे हो, इन तीनों पे आप सिस्टमेटिक कंट्रोल रख लोगे टू मेंटेन इवन, मतलब एकदम प्रॉपर फ्लो रखना है मटेरियल का, और आपका जो एक्सेसिव खर्चा है उसको अवॉइड करने की जो भी टेक्निक है उसको कहा जाता है मटेरियल कंट्रोल। मतलब जब खरीद रहे हो तब, जब स्टोर कर रहे हो तब, और जब आप इसको यूज कर रहे हो, इन तीनों जगह पे अगर आप मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको लोएस्ट कर देते हो तो उसको कहा जाएगा मटेरियल कंट्रोल। दूसरी चीज, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, डॉक्यूमेंट यूज्ड टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर। स्टोर्स के अंदर से सामान निकालने का है, लिंक भेज दूंगा, अभी लेक्चर को अटेंड कर लो हितेश, लेक्चर अटेंड कर लो, ज़्यादा देर नहीं चलेगा, 20-25 मिनट का ही है, और ये देख लो। उसके बाद ग्रुप का लिंक भी भेज दूंगा और आपको ये मटेरियल का मटेरियल भी मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। मटेरियल रिक्विजिशन ये हो गया। परचेज रिक्विजिशन मैंने बताया था, परचेज रिक्विजिशन मतलब क्या, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ परचेज। तो परचेज की प्रोसीजर, मुझे अगर कोई सामान परचेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट को लिख के देना पड़ेगा कि आई वांट दिस मटेरियल और आई वांट दिस टाइप ऑफ मटेरियल। दूसरी चीज परचेज ऑर्डर बताया था, इट इज रिटर्न रिक्वेस्ट टू द सप्लायर टू द कंपनी सर्टेन स्पेसिफाइड मटेरियल एट स्पेसिफाइड रेट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब इतना सामान इतने रुपए में और इतनी क्वांटिटी में इस तारीख को भेज देना, उसका रिटर्न रिक्वेस्ट जो होता है उसको कहा जाता है परचेज ऑर्डर। फिर बनता है गुड्स रिसीव्ड नोट। तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड कौन करता है, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट होता है। जब भी सामान आ जाता है उसको वेरीफाई कर लेते हैं क्वांटिटी को और चेक कर लेते हैं, उसके बेस पे डॉक्यूमेंट जो बनता है उसको बोलते हैं मटेरियल रिसीव्ड नोट। मटेरियल ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को सामान जब ट्रांसफर होता है तो मटेरियल ट्रांसफर नोट बनता है। और जब भी फैक्ट्री में से जब भी स्टोर्स में वापस सामान आ जाता है, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर, उसको बोलते हैं मटेरियल रिटर्न नोट। बिन कार्ड बताया था, स्टोर्स लेजर बताया था, मिनिमम मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सारे के सारे लेवल आपको लर्न करने हैं। डेंजर लेवल, स्टॉक आउट। डेंजर लेवल मतलब क्या होता है, जब भी इमरजेंसी मटेरियल यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डेंजर लेवल। स्टॉक आउट क्या होता है, जब भी स्टॉक खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं स्टॉक आउट। एबीसी एनालिसिस ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है, ये आपका काम का नहीं है। वेड में बता चुका हूं आपको, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये भी आपका काम का नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, जो मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट व्हेन मटेरियल रिक्विजिशन इज रिसीव्ड। तो पहले जो सामान आया वो पहले जाएगा। लीफो, फीफो हो गया, ये फीफो उसका उल्टा, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, आप देख लेना एक बार, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एमसीक्यूज देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। डायरेक्ट मटेरियल, देखो मैंने अभी बताया था आपको, जो भी जहां पे भी जिस भी मटेरियल, जिस भी लेबर और जिस भी एक्सपेंस उसके अंदर डायरेक्ट का वर्ड आ रहा है, अगर डायरेक्ट का वर्ड आ रहा है तो वो कहाँ आएगा, प्राइम कॉस्ट में। अगर इनडायरेक्ट आ रहा है तो वो आएगा ओवरहेड्स के अंदर। तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट में आएगा। यहीं पे आपको पूछा होता कि इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा वो, ओवरहेड्स के अंदर। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो कहीं पे भी जाओगे ज़्यादातर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें हाईएस्ट जो कॉस्ट की आइटम होती है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मटेरियल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मटेरियल। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। तो किसको हम नॉर्मल लॉस बोलेंगे, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, भाई एक्सीडेंट तो कर सकते थे अवॉइड। पिल्फरेज क्या होता है कि आप उसको सही कंडीशन में नहीं रखोगे तो खराबी होने वाला है। तीसरा है लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क, और चौथा है लॉस ड्यू टू केयरलेस
हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। तो ये तो अवॉइडेबल था, ये भी अवॉइडेबल था, ये भी अवॉइडेबल था, तो ये और ये तीनों ही मेरे एबनॉर्मल है। बट लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क मतलब जैसे क्या हो गया कि आप आटे का कट्टा लेके आए, उसमें से 1-1 किलो के आप पैकेट बना रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत ढुलेगा, उसको तो वो ढुलने वाला है, वो नॉर्मल लॉस आपका है, उसको बोलते हैं लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क। ये हमारा सी आंसर होगा। इन विच ऑफ फॉलोइंग मेथड्स कॉस्ट लेग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज। देखो ये क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट है वो अभी की नहीं होगी, पुरानी वाली होगी। क्यों ऐसी होगी? क्योंकि जहां पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करोगे, जो पुराना सामान है वो पहले जाएगा, तो अभी जो मेरा इश्यू प्राइस है वो मेरा पुराना वाला प्राइस होगा, इसलिए मेरा इसका आंसर बी आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको पूछते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री में हम लोग क्या करते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उसको लिखते रहते हैं कंटिन्यूसली, और उसको हम लोग चेक करते रहते हैं। ये हमारा हो गया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इश्यूज ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट। तो जब भी प्री डिटरमाइंड रेट आपको लिखा हुआ है, तब आपको हमेशा कौन सी मेथड याद आनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस में क्या होता है, एक फिक्स रेट होगा, आप उसको उस रेट पे ही हमेशा आपको मटेरियल को इश्यू करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट गिव्स एब्सोल्यूट रिजल्ट इज। जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रही है तो सिंपल एवरेज जो है ना आपका कभी काम नहीं आने वाला। आपको सिंपल एवरेज नहीं यूज करना है, आपको कौन सा यूज करना है, दूसरा कोई भी यूज करो, बट सिंपल प्राइस यूज नहीं करना है। और जब फ्लक्चुएट होनी चाहिए, जब फ्लक्चुएट हो रही है, तब आपको कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए, आपको वेटेड एवरेज यूज करनी चाहिए, सिंपल एवरेज यूज नहीं करनी चाहिए, और वेटेड एवरेज यूज करनी चाहिए। एफएसएन आपके काम का नहीं है। फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ परचेसिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल। मटेरियल परचेस करने के लिए जो भी रिक्वेस्ट दी जाती है उसको बोलते हैं परचेस रिक्विजिशन नोट। ये कौन देता है, स्टोर्स वाला जो होता है, वो स्टोर्स वाला किसको देता है, परचेस डिपार्टमेंट को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 MCQs हैं, इसके अलावा भी पूरी लिस्ट है नीचे। पर्टिकुलर मटेरियल का जो यूनिट है उसके अंदर ये 10 MCQs इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछे जा सकते हैं। उसमें से एक आध क्वेश्चन तो आपका एग्जैक्ट आ सकता है, उसके अलावा इसके वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आया है लेबर कॉस्ट वाला। लेबर में एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है, बेनिफिट्स पेड और पेएबल टू एम्प्लॉइज ऑफ एन एंटिटी वेदर परमानेंट और टेम्पररी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर कैश और काइंड जो भी पेमेंट किया जा रहा है वो सब कुछ आ जाएगा। अब दो तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो एम्प्लॉइज डायरेक्टली आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें लग रहा है, उसमें लगा हुआ, जैसे वर्कर कुछ पैकिंग कर रहा है वो खुद पैकिंग कर रहा है। बट सिक्योरिटी गार्ड जो फैक्ट्री को आजू बाजू से चेक कर रहा है या वो ध्यान रख रहा है कि बराबर है कि नहीं, वो हो गया इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। और जब डायरेक्टली काम कर रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। उसके अंदर इतना याद रखना है। आइडियल टाइम का मतलब मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर पे करता है बट उसके बेस पे कोई बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है। नॉर्मल आइडियल टाइम, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल मतलब जो होने ही वाला है हमेशा, ठीक है, वो अवॉइड नहीं कर सकते, बट एबनॉर्मल आइडियल टाइम विच कैन बी अवॉइडेड। तो हमेशा उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हमेशा उसको कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे। टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग ऑलरेडी बता दिया है, ओवर टाइम बता दिया है। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है बता देता हूँ कि जब हम जैसे नॉर्मली अगर काम कर रहा है बंदा तो 1 घंटे का 100 रुपये देना पड़ता है, और अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है या ओवर टाइम में काम कर रहा है तो उसको 150 रुपये देना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा 50 रुपये दिया जा रहा है उसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। क्या बोल रहे हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है नॉर्मल से ऊपर, उसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज इन एम्प्लॉय फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, रेजिग्नेशन या किसी भी तरीके से कोई बंदा छोड़ के जा रहा है तो जो रेट है, कितना परसेंटेज लोग छोड़ के जा रहे हैं, उस रेट को क्या कहा जाता है, एम्प्लॉय टर्नओवर। इसके फॉर्मूलाज दे रखे हैं। टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम क्या है वो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। MCQs देख लेते हैं। आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच फुल वेजेस आर पेड
एंड नो प्रोडक्टिविटी। तो दोनों ही आंसर मेरा सही है कि पैसा भी दिया है बट मुझे काम एक भी नहीं मिला। तो आइडल टाइम का मतलब मेरा सी आंसर रहेगा। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल नहीं था जिसकी वजह से आइडल टाइम हुआ, मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, आप पहले से मंगवा के रखते ना, ये तो अवॉइडेबल था ना आपका, तो ये आपका कहाँ जाएगा, अवॉइडेबल। और आइडल टाइम कौन सा वाला, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम, और वो चार्ज कहाँ किया जाएगा, कॉस्टिंग P&L में। आपका नॉन अवेलेबिलिटी वाला जो रीजन है वो अवॉइडेबल है, वो आप अवॉइड कर सकते थे। तो ये कौन सा वाला आइडल टाइम हो गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम। और एबनॉर्मल आइडल टाइम हमेशा कहाँ चार्ज होगा, कॉस्टिंग P&L में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके काम का नहीं है। आइडेंटिफाई विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है तो क्या आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा ना, नहीं होगा। आपका जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा होगा, मोटिवेटिंग वर्कर्स होंगे, बट आपका टर्नओवर नहीं होगा। अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही है तो उसकी वजह से थोड़ी आपका लेबर टर्नओवर होगा। लेबर टर्नओवर कैसे मेजर किया जाता है, सिंपल। लेबर टर्नओवर में आपको क्या किया जाता है, जितने लोग छोड़ के गए, 10 लोग छोड़ के गए और टोटल एवरेज कितने थे, 100, तो ये आपका रेट हो गया 10% का। तो इस तरीके से आपका आंसर रहेगा ए। टाइम बुकिंग का मतलब क्या है, टाइम बुकिंग रिफर्स टू मेथड वेर इन टाइम स्पेंट और अ पर्टिकुलर जॉब पे कितना कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है ना, उसका रिकॉर्ड जब रखते हैं उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। और टाइम कीपिंग तो क्या है, अराइवल और डिपार्चर के टाइम का हिसाब रखना। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आ गया, वेजेस आ गया, सैलरी आ गया, अलाउंस आ गया, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, सब कुछ आ गया, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको हालसे और रोवान वाला एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी आपको उसके बेस पे समझ में आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी टाइम एंड मोशन स्टडी, कंट्रोल और आइडल टाइम, कंट्रोल और एम्प्लॉय टर्नओवर। ये तीनों चीज़ों का ध्यान अगर रखोगे तो आपका लेबर का जो कॉस्ट है या कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा आपका इसके बेस पे। ठीक है, आउट ऑफ फॉलोइंग मेथड्स अटेंडेंट इज मार्क बाय रिकॉग्नाइजिंग एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। तो बायोमेट्रिक जो होता है आंखों की रेटिना से या अंगूठे से जो भी किया जाता है उसको बोलते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। बाकी सारे कैसे हैं, फिजिकल वाले नहीं है, बाकी सारे लिखना है, ऐसा कुछ लिखना है, वो हाजिरी पर आ जाती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ओवर टाइम रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, किसी पर्टिकुलर अर्जेंट ऑर्डर की वजह से आपको ओवर टाइम कराना पड़ा, तो उस पर्टिकुलर ओवर टाइम का जो भी पैसा होगा वो प्रीमियम हमेशा हम उस रेस्पेक्टिव जॉब में ही चार्ज करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूछते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड्स के बारे में बता रहे हैं। ओवरहेड्स का मतलब क्या है, ओवरहेड रिप्रेजेंटेड एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग सर्टेन एंसिलरी, मतलब जो मेन एक्टिविटी नहीं, मेन एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जो एडिशनल एक्टिविटी हो रही है उस पर जो भी खर्चा किया जा रहा है उसको बोलते हैं, वैसे एक्सपेंस को बोलते हैं ओवरहेड्स। कॉस्ट अलोकेशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे, ये भी याद रखने की जैसा है। कॉस्ट अलोकेशन मतलब क्या होता है, कोई मैंने खर्चा किया है और वो पर्टिकुलर दो या तीन डिपार्टमेंट के लिए, उन तीनों डिपार्टमेंट में जो भी आपका खर्चा लग रहा है उस डिपार्टमेंट में डाल दो, उसको बोलते हैं कॉस्ट अलोकेशन। और एक खर्चा पर्टिकुलर मैंने किया है जो किसी स्पेसिफिक जगह के लिए नहीं है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पूरी कंपनी के लिए है, और उसमें से कुछ परसेंटेज हम लोग क्या करते हैं, प्रपोर्शनेट डालते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट क्या होगा, तो कॉस्ट अपॉर्शनमेंट करने के बाद उसको फिर से डाला जाता है, उसको रीअपॉर्शनमेंट बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हो, एस्टिमेट निकालते हो। सबसे पहले किसी भी खर्चे को, किसी भी कॉस्ट शीट बनाने के लिए एक एस्टिमेट निकाला जाता है। एस्टिमेट के बेस पे आप सोचोगे कि मेरा टोटल 1 लाख का ओवरहेड होगा और मैं टोटल 1 लाख ही यूनिट बनाने वाला हूँ, तो मेरा 1 रुपये पर यूनिट का खर्चा आएगा। अब मेरा 1 रुपये के हिसाब से मैंने यूनिट बनाए 1,10,000, तो मेरा टोटल खर्चा लगना कितना चाहिए था, 1,10,000। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, 1,10,000 को मैं बोलता हूँ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। मेरा एक्चुअल लगा है 90,000, तो ये मेरा हो गया एक्चुअल। तो ये मेरा, इसको क्या बोलता हूँ मैं, एब्जॉर्प्शन, कि मैंने प्री डिटरमाइंड रेट निकाला और उसको मैंने जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया,
तो जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा एब्जॉर्ब ओवरहेड। अब ये क्या होता है, इसको हम हमेशा कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ। अगर एक्चुअल से ये ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं ओवर, क्या है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। और अगर वो कम है, एक्चुअल से कम है, तो उसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। तो ये हमको याद रखना है, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं, जो मेथड्स हमारे अभी काम की नहीं है, ठीक है। एमसीक्यूज देख लेते हैं, कुछ काम के एमसीक्यूज होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब क्या होता है, ज़्यादातर जो चीज़ें फिक्स कॉस्ट जो भी होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर पीरियड में सेम रहती है, भले ही क्वांटिटी ऊपर नीचे हो गई, बराबर। अगर इंक्रीज जो है, इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ा बहुत 10-15% का इंक्रीज डिक्रीज है ना, तो वो पर्टिकुलर फिक्स कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होगी। बट अगर वो सब्सटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है, तो चेंज होगी। मतलब फिक्स ओवरहेड जो है आपकी चेंज नहीं होती है, कब, जब इंक्रीज जो है आउटपुट में सब्सटेंशियल, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, डैश कैपेसिटी इज डिफाइंड इट एक्चुअली यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट। प्रैक्टिकल कैपेसिटी या एक्चुअली यूटिलाइज कैपेसिटी और प्रैक्टिकल कैपेसिटी का मतलब ही सेम होता है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। अब क्या होता है, जैसे फिर से बता देता हूँ, कॉस्ट अलोकेशन और कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कोई खर्चा किया, कोई एक्सपेंस किया, या जैसे लाइट बिल की बात करें, लाइट बिल में क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, फैक्ट्री के बाहर एक मीटर लगा है, मीटर में 1 लाख रुपए का बिल आया। अगर मुझे मालूम नहीं है कि ए और बी और सी में कितना कितना बिल आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना काम हुआ उसके बाद उसके बेस में क्या करूँगा मैं, परसेंटेज की भी 20% यहाँ पे, 40% यहाँ पे, 40% यहाँ पे, ऐसे कर दूंगा। जब भी मैं परसेंटेज लगाता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक खर्चा कितना हुआ मालूम नहीं है, उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको बोलता हूँ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। और अगर मुझे मालूम है कि ये यूनिट 1 लाख तो आया है, बट इसके अंदर भी मैंने सब यूनिट लगा रखे हैं, तो यहाँ पे आया 40,000, यहाँ पे आया 20,000 और यहाँ पे आया 40,000। तो मुझे एग्जैक्ट अगर मालूम है डिपार्टमेंट वाइज और उतना ही खर्चा मैं उसमें डाल रहा हूँ, उसको मैं कहता हूँ अलोकेशन। तो होल आइटम मतलब पूरा का पूरा अमाउंट ही अगर मैं एग्जैक्ट डाल रहा हूँ, जहाँ पे मुझे परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं क्या कहता हूँ, अलोकेशन। और जब मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है खर्चा, तो मुझे किसी बेसिस के बेस पे क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब प्राइमरी पेकिंग कॉस्ट, अब पेकिंग कॉस्ट 2 तरह की होती है, पेकिंग जो होती है 2 तरह की होती है। फॉर एग्जांपल, आप कभी भी कोई भी चॉकलेट लोगे या साबुन लोगे, फॉर एग्जांपल साबुन लिया आपने, पेयर्स की सोप ली, पेयर्स की सोप के अंदर एक बाहर आता है कार्डबोर्ड का बॉक्स, और उसके अंदर जो भी साबुन आती है वो डायरेक्टली नहीं होती, उसके अंदर एक प्लास्टिक की थैली होती है, प्लास्टिक का रेपर होता है, उसके अंदर साबुन होती है। तो जो अंदर की प्लास्टिक की जो थैली है ना, उसको बोला जाता है प्राइमरी पेकिंग। क्यों, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक की थैली नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, या उसको पैक करने लायक नहीं, लोगों के हाथ लगेंगे, खराब हो जाएगी। तो प्राइमरी पेकिंग कॉस्ट और सेकेंडरी पेकिंग कॉस्ट में डिफरेंस इतना ही है कि प्राइमरी पेकिंग कॉस्ट इसलिए लगती है क्योंकि आपको मटेरियल को होल्ड करना है, आपको बेचने के लिए नहीं, आपको होल्ड करने के लिए भी आपको पेकिंग करनी जरूरी है। जैसे चॉकलेट के अंदर भी ऐसा होता है, जैसे डेयरी मिल्क की बात करें, जो महंगी 30-40 रुपये वाली डेयरी मिल्क की चॉकलेट आएगी, उसके अंदर एक गोल्डन टाइप का पेकिंग आएगा, तो वो होता है प्राइमरी पेकिंग। और जो बाहर का पेकिंग लगता है एट्रैक्टिव पेकिंग, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पेकिंग कॉस्ट। तो जब भी हम लोग प्राइमरी पेकिंग कॉस्ट की बात करते हैं, वो हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होएगा, वो कभी भी ओवरहेड्स के अंदर नहीं आएगा। याद रखना है हमको ये चीज। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कहाँ लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ये वाला, क्योंकि ये कहाँ आपके ऑफिस में बैठते हैं, डायरेक्टर कहाँ बैठते हैं, ऑफिस में। अब आपके जो भी ओवरहेड्स है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, और कौन से बेस पे डिवाइड किया गया, फंक्शनलिटी के बेस पे। एक होता है फैक्ट्री, एक होता है एडमिन, एक होता है सेलिंग, मैंने जैसे बताया था। तो ये फिक्स ओवरहेड कोई फंक्शनलिटी के बेस पे डिवाइड नहीं है, तो ये मेरा ऑड वन आउट है, ये मैंने लिख दिया। बेड डेट कौन सा एग्जाम्पल है, तो बेड डेट्स कहाँ लगता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, सेलिंग में लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं। तो सेलिंग के लिए लगने वाले जो भी खर्चे हैं या नुकसान है, उसको बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड।
अभी बताया था नॉर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू प्रैक्टिकल कैपेसिटी।